ठीक, तो यहाँ पे आज देखेंगे डीजल पावर प्लांट। तो ये डीजल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम या स्केमेटिक डायग्राम है इसका। तो यहाँ पे देखेंगे जो डीजल पावर प्लांट है किसको बोलते हैं, तो जिस प्लांट में जो प्राइम मूवर होता है, इस प्राइम मूवर के रूप में हम यूज करते हैं डीजल इंजन। तो जिस पावर प्लांट में प्राइम मूवर के रूप में डीजल इंजन का यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डीजल पावर प्लांट। तो यहां पे देखेंगे कि ये हमारा डीजल इंजन है, तो इसका यूज किया गया है, और ये प्राइम मूवर है किसका, अल्टरनेटर का। तो ये हमारे अल्टरनेटर का प्राइम मूवर है, तो इस प्लांट को क्या बोलेंगे, डीजल पावर प्लांट। तो ये जो प्लांट होता है, इस प्लांट में हम फ्यूल के रूप में किसका यूज करेंगे, सबको पता है। तो हम डीजल का यूज करते हैं किसके रूप में, फ्यूल के रूप में। तो डीजल की जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट कैसी होती है, इसकी हायर कॉस्ट होती है। तो इसलिए इस प्लांट की जो रनिंग कॉस्ट है वो कैसी होगी, हाई। तो जितने भी प्लांट हम पढ़ते हैं पावर प्लांट, उस सभी प्लांट में सबसे ज्यादा रनिंग कॉस्ट आज के डेट में किसकी होती है, डीजल पावर प्लांट की होती है। ठीक, दूसरा डीजल की तो कॉस्ट रहेगी, इसके साथ साथ इसमें हम क्या यूज करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल भी यूज करते हैं इसमें। तो जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हो, है ना, आप लोग पेट्रोल इंजन आप यूज करते होगे। तो जो पेट्रोल इंजन है उसमें भी आप क्या यूज करते हो, ऑयल यूज करते हो। लेकिन डीजल इंजन में जो ऑयल है उसका अमाउंट, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है उसका अमाउंट पेट्रोल इंजन की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है इसकी कॉस्ट भी कैसी होती है, यहाँ पे हायर होती है। तो हायर कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड डीजल। तो इसके कारण इस प्लांट की जो रनिंग कॉस्ट है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इस प्लांट की जो इनिशियल कॉस्ट है या कैपिटल कॉस्ट बोलेंगे, वो सबसे कम होती है। तो जितने भी प्लांट हैं उन सभी में सबसे कम इनिशियल या कैपिटल कॉस्ट किसकी है, यहाँ पे डीजल की। ठीक, और सबसे ज्यादा जो रनिंग कॉस्ट है वो भी किसकी है, डीजल की है। अब यहां पे जब इस प्लांट में हम डीजल इंजन का यूज कर रहे हैं, तो इस डीजल इंजन में क्या होता होगा, तो इसमें यहां पे एक होता है इस प्रकार से एक होता है इसमें सिलेंडर, इसको बोलते हैं। तो ये सिलेंडर होता है, और इसमें क्या होता है, यहाँ पे पिस्टन होता है। तो सिलेंडर और पिस्टन होता है, और इसमें यहाँ पे एंटर करता है एयर, और दूसरा एंटर करता है यहाँ पे फ्यूल। तो फ्यूल और एयर दोनों का यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे है इसका सिलेंडर, और ये होता है इसमें यहाँ पे पिस्टन। तो ये जो फ्यूल होता है, फ्यूल के रूप में हम किसका यूज कर रहे हैं, डीजल का। तो यहां पे देखेंगे कि जो डीजल होता है इसके लिए हमको बफर स्टॉक रखना पड़ता है प्लांट में। तो जो बफर स्टॉक यहाँ पे रखते हैं, तो ये हमारा मेन फ्यूल टैंक यहाँ पे होता है। ठीक, इसमें हम जैसे 15 डेज का, 10 डेज का ऐसा स्टॉक बफर में यहाँ पे रखेंगे। अब एक दिन में हमारा कितना कंजम्पशन होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डे फ्यूल टैंक का यूज करेंगे। तो यहां से डीजल को पंप करेंगे और इस डे फ्यूल टैंक को फिल करेंगे। तो यदि हमारा पंप फिल करता है और ओवरफ्लो हो जाता है, तो ये एक दूसरा पाइप यहाँ पे लगा होता है जो ओवरफ्लो के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक, अब जो ये डे फ्यूल टैंक है, इस डे फ्यूल टैंक से जो डीजल है वो इस सिलेंडर में क्या करेगा, यहाँ पे एंटर करेगा। तो एंटर कैसे करेगा, तो उसके लिए पंप का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होता है फ्यूल इंजेक्शन पंप। अब जो यहाँ पे फ्यूल आ रहा है उस फ्यूल को क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, है ना। उसमें कुछ सेडिमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, तो उसको फिल्टर करने के लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं, यहाँ पे फ्यूल फिल्टर का यूज करते हैं। तो फ्यूल को फिल्टर करके फिर फ्यूल इंजेक्शन पंप के द्वारा हम किस में फिल करते हैं, उसको सिलेंडर में। और यहाँ पे कंबशन के लिए एयर की भी जरूरत होती है। तो एयर हमारे पास में कहाँ से आएगी, तो एयर जो है ये हमारा एक जो एटमॉस्फेयर की एयर होती है, यहां से एयर आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, एयर फिल्टर लगा होगा, और यहां से जो एयर है वो इसमें यहाँ पे एंटर करेगी।
ठीक है, तो ये दोनों यहां पे एंटर करेंगे। अब बारी आती है इस पिस्टन को यहां पे हमको बहुत प्रेशर से इसको अंदर की तरफ लेके जाना है, ठीक है, तभी वहां पे क्या होगा, कंबशन होगा। तो जैसे देखते हैं कि जो इग्निशन होता है, ठीक है, जो इंजन में है ना, इनको क्या बोलते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन। तो जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, जैसे पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, इनको क्या बोला जाता है, इंटरनल कंबशन इंजन। तो इन इंजन में जो कंबशन होता है वो टू टाइप से होता है, ठीक है, यानी कि इग्निशन होता है वो टू टाइप से होता है। एक होता है स्पार्क प्लग इग्निशन होता है, और दूसरा कंप्रेशन इग्निशन होता है। तो इग्निशन जो होते हैं इस डीजल इंजन में टू टाइप से हो सकते हैं, एक होता है स्पार्क प्लग इग्निशन और दूसरा क्या होता है, कंप्रेशन इग्निशन होता है। तो ये जो स्पार्क प्लग इग्निशन है ये नॉर्मली हम किस में यूज करते हैं, पेट्रोल इंजन में इसका यूज किया जाता है, और इसके लिए यहाँ पे वेरी हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जैसे कि 12,000 वोल्ट से लेकर के 25,000 वोल्ट, इतनी हायर वोल्ट की यहाँ पे आवश्यकता होती है। तो देखिए होगी स्पार्क प्लग होता है, उसके बीच में एक स्मॉल गैप होता है, एयर होती है वहां पे। तो जैसे ही आप किक करते हो तो अंदर में एक जनरेटर होता है, वो हाई वोल्टेज जनरेट करता है, और स्पार्क प्लग के बीच में क्या होता है, वहां पे स्पार्किंग आती है, और इस स्पार्किंग से पेट्रोल जो होता है उसमें इग्निशन यानी कंबशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, ये डीजल इंजन है, तो डीजल इंजन में हम स्पार्क प्लग इग्निशन का यूज नहीं करेंगे। तो डीजल इंजन में इग्निशन के लिए किसका यूज किया जाता है, कंप्रेशन इग्निशन का यूज करते हैं, ठीक। तो कंप्रेशन इग्निशन कैसे करेंगे, तो यहां पे जो एयर आई है, कहां से आई है, एटमॉस्फेयर से, उस एयर को हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो एयर होती है, कंप्रेस जो एयर यहां पे है, ठीक है, उसका रेशियो क्या होता है, एयर कंप्रेशन रेशियो उसको बोलते हैं। तो एयर कंप्रेशन जो रेशियो होता है ये 15:1 से 25:1 होता है, ठीक। यानी कि यदि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 15 है, तो एयर को कितना कंप्रेस करेंगे, 1 यूनिट कंप्रेस कर देंगे। यदि 25 है तो भी उसको 1 यूनिट कंप्रेस करेंगे। तो वॉल्यूम के सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम की तुलना में एयर को कितना कंप्रेस किया जाता है, तो उसका ये रेशियो होता है, जिसको एयर कंप्रेशन रेशियो यहाँ पे बोलते हैं, ठीक। दूसरा यहाँ पे एक होता है एयर फ्यूल रेशियो। तो एयर फ्यूल रेशियो का मतलब है कि इसमें एयर भी आ रही है, इसमें फ्यूल भी आ रही है, तो उनका रेशियो यहाँ पे क्या होगा। तो हम यहाँ पे एयर जो होती है वो 15 टाइम्स ग्रेटर देन क्या होती है, फ्यूल होती है, ठीक है। तो एयर फ्यूल रेशियो कितना होता है वहां पे, 15:1 होगा, ठीक है। तो 1 यूनिट यदि फ्यूल है तो उसके टाइम कंपेरिजन में 15 यूनिट्स क्या होगा, वहां पे एयर होगी। अब इसको हमको क्या करना है, कंप्रेस करना है। तो कंप्रेस ऐसे स्लोली नहीं करना है, यदि स्लोली करोगे तो फिर वहां पे जो वर्क डन होगा उसके लिए टाइम सफिशिएंट मिल जाएगा, तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, बहुत कम समय में तेजी से इसको क्या करना है, कंप्रेस करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे एयर कंप्रेशर चाहिए, एयर कंप्रेशर का यूज करेंगे। और वो जो एयर कंप्रेशर है उससे जो कंप्रेस्ड एयर आएगी वो इसको क्या करेगी, ऐसा पुश करेगी। तो जब उसको ये पुश करेगी बहुत तेजी से, तो इसके अंदर जैसे ही एयर को कंप्रेस किया जाएगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो वेरी हाई हो जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस के लगभग एयर का टेम्परेचर हो जाएगा। तो यदि एयर को हम बहुत रैपिडली कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एयर में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। तो जब बहुत रैपिडली कंप्रेस करते हो तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बहुत रैपिडली एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होते हैं, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण लार्ज अमाउंट में हीट डेवलप होती है, और इस हीट से जो हमारा डीजल है उसमें कंबशन होता है, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, यहाँ पे कंप्रेस किया, तो जैसे ही कंबशन होगा तो ये अंदर जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा और इसको वापस क्या करेगा, ये बैक करेगा, ठीक। तो ये जो प्रोसेस है, जो क्रैंक लगा होता है इसके साथ में, फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू क्या होता है, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार स्टार्टिंग के समय इसको क्या करना पड़ता है, बहुत तेजी से कंप्रेस करना पड़ता है, ठीक है।
तो इस तरह से जब इसमें कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो ये हमारा डीजल इंजन स्टार्ट हो गया। ठीक, अब ये डीजल इंजन जो है स्टार्ट हुआ तो ये इस अल्टरनेटर को क्या करेगा, ड्राइव करेगा और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पे देखते हैं कि जो ये डीजल इंजन होता है इसमें इसका जो मैकेनिकल हार्ट है वो किसको बोलते हैं। तो डीजल इंजन का जो मैकेनिकल हार्ट होता है ये होता है इसका यहां पे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो इंजन में जो फ्यूल को इंजेक्ट करने वाला सिस्टम है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, वो इसका मैकेनिकल हार्ट यहां पे होता है। ठीक, अब जब यहां पे कंबशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना, इंजन आपका स्टार्ट हो जाएगा तो इससे क्या निकलेगा, फिर वहां पे एग्जॉस्ट। तो इसके इंजन के एग्जॉस्ट पे हम क्या लगाते हैं, साइलेंसर लगाते हैं, जिससे एक तो इसकी आउटपुट पावर भी इंक्रीज होती है साइलेंसर लगाने से, और दूसरा साउंड भी क्या होता है उसका डिक्रीज होता है। तो इसके एग्जॉस्ट पे हम किसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे साइलेंसर को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, अब इसमें कंटिन्यूअस क्या होगा, यहाँ पे कंबशन होते रहेगा। तो जब इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कंबशन होते रहेगा, तो यहां पे इसको क्या करना पड़ेगा, आपको कूल करना पड़ेगा। यदि इसको कूल नहीं करोगे तो ये जो सिलेंडर होता है और ये पिस्टन, पिस्टन में इस प्रकार से ये ब्लॉक बना होता है, इसमें रिंग्स लगी होती हैं यहाँ पे ऐसा। तो ये जो पिस्टन और सिलेंडर है ये दोनों क्या हो जाएंगे, वेल्ड हो जाएंगे, इतने ज्यादा हीट हो जाएंगे, रेड हॉट हो जाएंगे कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, वेल्ड हो जाएंगे, चिपक जाएंगे गर्म होकर। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इंजन को कूलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जिसमें मूवमेंट हो रहा है, वियर टियर होगा उसमें, तो उसके लिए उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल का भी यूज करना पड़ता है। तो ये हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है। ठीक, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल में यहाँ पे ये पंप है, ऑयल पंप, तो यहां से लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक से पंप करता है ये। ठीक, और इस तरह से इंजन में जो ऑयल है वो यहाँ पे फिल होता है। अब ये जो ऑयल है ये भी क्या होगा, गर्म हो जाएगा, हमारा ये सिलेंडर और पिस्टन भी गर्म होगा यहाँ पे। तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, हमको कूलिंग करना पड़ेगा। तो कूलिंग करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे वाटर का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कूलिंग टावर, और इस टावर से यहाँ पे आएगा ऑयल। तो यहाँ पे एक ऑयल कूलर है, क्योंकि ऑयल भी बहुत गर्म हो जाता है, तो ऑयल कूलर होता है। तो यहाँ से वाटर आता है ऑयल कूलर में, फिर यहाँ से फ्लो होके वाटर किस में जाता है, इंजन में, फिर इस तरह से वाटर जो है वो सर्कुलेट करता है। तो यहाँ से जो हॉट वाटर है वो आएगा और यहाँ से कोल्ड वाटर यहाँ पे एंटर करेगा। ठीक, तो जहां भी वाटर सर्कुलेट होता है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, सर्ज टैंक का। जैसे आपके घर में भी सर्ज टैंक का यूज किया गया है। आपके घर में जो आपकी रूफ है, छत है, उसके ऊपर में वाटर टैंक यूज किए होंगे, तो उस वाटर टैंक में भी आपने किसका यूज किया हुआ है, सर्ज टैंक का। तो आपको यदि देखोगे कि जैसे सीलिंग के ऊपर आपके घर में इस तरह से वाटर टैंक लगा हुआ है, और यहां से जो वाटर है वो आपके घर में यहाँ पे आता है, इसमें वाटर का लेवल पूरा फिल है, ऐसा वाटर फिल है, और ये आपके घर में वाटर यहाँ पे आ रहा है। ठीक, और आपके घर में यहाँ पे टैप है, मान लीजिए कोई नल जिससे आप पानी लेते हो। तो यहाँ पे देखोगे कि जो आपका प्लम्बर है, उस प्लम्बर ने यहाँ पे इस तरह से एक पाइप को ऊंचा करके छोड़ा हुआ होता है। यही सर्ज टैंक है कि जब आप इस टैप को ओपन करते हो तो वाटर जो है वहां से प्रेशर से यहाँ पे आ रहा है, और जैसे ही इसको वाटर को आप क्लोज करते हो तो ये रिवर्स होगा यहाँ पे। तो जब ये रिवर्स होगा तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज होने नहीं देगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या है, हाई है। तो वाटर जो है वो यहाँ चले जाता है। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो जाती है। तो कहीं पे भी यदि वाटर फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर में, तो वहां पे सर्ज टैंक यूज करना जरूरी है, नहीं तो आपका जो पाइप है उसमें क्या होगा, लीकेज आ जाएगा। पाइप जहां भी वीक पॉइंट होगा वहीं से वो लीकेज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए यहां भी सर्कुलेटिंग वाटर है, तो इसलिए यहां पे भी हम किसका यूज करेंगे, सर्ज टैंक का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो डीजल पावर प्लांट है ये यहाँ पे वर्क करता है। ठीक, तो इसमें कौन से इग्निशन का यूज करते हैं हम, यहाँ पे कंप्रेशन इग्निशन का यूज करते हैं।
तो जैसे मैंने बताया कि ये जो पावर प्लांट होता है, इस पावर प्लांट की जो कैपिटल कॉस्ट है वो कैसी होती है, हाई। तो जिसमें हमने देखा कि इसमें होती है हाई, सॉरी, लो कैपिटल कॉस्ट, लो कैपिटल कॉस्ट एंड हायर रनिंग कॉस्ट। तो रनिंग कॉस्ट इसकी क्या है, हाई है। तो यदि किसी प्लांट की रनिंग कॉस्ट हाई होती है, ठीक है, तो उसको हम बेस लोड प्लांट के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस प्लांट को हम काय के लिए यूज करते हैं, तो इसको हम यूज करते हैं एज अ स्टैंड बाय प्लांट यूज करते हैं। तो स्टैंड बाय प्लांट का मतलब क्या होता है कि ये पावर का एक हमारे पास में टेम्पररी अल्टरनेट होता है, ठीक। तो जैसे आप थिएटर्स गए होगे सिनेमा वगैरह देखने के लिए, तो वहां पे देखे होगे कि यदि पावर कट हो जाता है ना, यदि 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए पावर कट हो जाता है, तो वो थिएटर अपने पास में क्या रखता है, एक स्टैंड बाय पावर का सोर्स रखता है। और वो स्टैंड बाय पावर का सोर्स क्या होता है, जनरेटर होता है। तो जैसी पावर कट होती है तो जनरेटर को स्टार्ट करता है, फिर पावर आती है तो जनरेटर को बंद कर देता है। तो वहां पे जनरेटर कैसे यूज कर रहा है, एज अ स्टैंड बाय यूज कर रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे कि वो एक स्टैंड बाय प्लांट के रूप में इसका यूज कर रहा है। दूसरा कि इस प्लांट को हम काय के लिए यूज करेंगे, एज अ पीक लोड प्लांट यूज करेंगे, ठीक है। तो इस प्लांट को हम कैसे यूज करेंगे, पीक लोड। तो यहां पे स्टैंड बाय प्लांट के रूप में यदि बोलेगा किस पावर प्लांट का यूज किया जाता है एज अ स्टैंड बाय पावर प्लांट, तो वो कौन सा होता है, डीजल प्लांट। इसके अलावा पीक लोड प्लांट के रूप में इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, मोबाइल प्लांट। मोबाइल का मतलब क्या होता है, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो, है ना। छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं ये, और बड़े साइज के प्लांट भी होते हैं। तो बड़े साइज के प्लांट जो इंडस्ट्रीज में लगे हैं उसको तो शिफ्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन ये स्मॉल साइज प्लांट है तो उसको क्या कर सकते हो, आप कैरी कर सकते हो, उसको शिफ्ट कर सकते हो। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे मोबाइल प्लांट भी इसको यहाँ पे बोलेंगे। दूसरा देखिए कि ये जो प्लांट होता है, इस प्लांट को स्टार्ट करके सिंक्रोनाइज करने में बहुत कम समय लगता है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि हाइड्रो पावर प्लांट, तो हाइड्रो पावर प्लांट को स्टार्ट करके सिंक्रोनाइज करने में कितना समय लगता है, 5 to 10 मिनट्स। तो सेम 5 to 10 मिनट्स ही इसको भी स्टार्ट करके सिंक्रोनाइज करने में लगते हैं। तो इसका स्टार्टिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग टाइम कैसा होता है, यहाँ पे स्मॉल होता है। दूसरा देखेंगे कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है। तो इसकी एफिशिएंसी लगभग 35% इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे होती है, ओवरऑल एफिशिएंसी। तो ये बोलेगा इस प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी होती है, तो लगभग 35% इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी यहाँ पे होती है, ठीक। दूसरा इसका जो कंस्ट्रक्शन देखेंगे वो कैसा होता है, सिंपल। तो सिंपल कंस्ट्रक्शन इसका होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। इसको लगाने के लिए जो हमको एरिया चाहिए वो कैसा एरिया चाहिए होता है, हमको स्मॉल एरिया रिक्वायर्ड होता है। तो इस प्लांट को लगाने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा एरिया की जरूरत नहीं है, स्मॉल एरिया चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो डीजल पावर प्लांट है इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। इसके अलावा यदि बोलेगा कि इसमें जो ये प्लांट होता है, इस प्लांट की कैपेसिटी कितनी होती है, तो इस प्लांट की जो कैपेसिटी है वो डीजल इंजन के द्वारा लिमिट होती है। तो प्लांट कैपेसिटी किसके द्वारा लिमिट होती है, तो लिमिट बाय डीजल इंजन। तो ये जो प्लांट होते हैं ये प्लांट बहुत हायर कैपेसिटी के लिए बनाए नहीं जाते हैं, क्योंकि जो डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन की जो रेटिंग होती है वो 75 किलोवाट से 3750 किलोवाट। तो डीजल इंजन ही इसी रेटिंग के होते हैं। तो प्राइम मूवर जो है उससे ज्यादा रेटिंग का हम पावर प्लांट नहीं बना सकते हैं। तो इसमें जो हम अल्टरनेटर यूज करते हैं नॉर्मली वो 25 केवीए से 5000 एमवीए, या केवीए बोल देते हैं, केवीए 5 एमवीए बोलेंगे या 5000 केवीए।
एट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर। तो अल्टरनेटर जो इसमें यूज किए जाते हैं वो इस रेटिंग के यूज किए जाते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टरनेटर की रेटिंग कितनी हो जाएगी आपकी, ठीक है, किलोवाट में कितनी हो जाएगी, 4000 किलोवाट हो जाएगी। अल्टरनेटर की जो इसमें स्पीड होती है वो स्पीड 214 आरपीएम से 1000 आरपीएम, ये अल्टरनेटर की स्पीड होती है। तो कौन सा अल्टरनेटर यहां पे यूज करेंगे हम, तो सैलिएंट पोल अल्टरनेटर जो होता है, इस अल्टरनेटर का यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक, अब इनके द्वारा जो पावर जनरेट होती है उसकी वोल्टेज बहुत हाई नहीं होती है। तो वोल्टेज जैसे होती है 2.2 केवी या फिर 1.1 केवी या फिर 400 वोल्ट। तो इतनी वोल्टेज जनरेशन के लिए ही इसमें जो जनरेटर होते हैं उनको यूज किया जाता है, वेरी हाई वोल्टेज के लिए उसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं इससे रिलेटेड, तो आपको याद रखना है। तो इसमें वाटर का भी यूज करते हैं कूलिंग के लिए, ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल का भी यूज करते हैं, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। डीजल इंजन का यूज करेंगे, है ना, तो इन सब का यूज यहाँ पे किया जाता है। अब ये जो इंजन होते हैं 2 स्ट्रोक होता है ना डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक होता है। तो ज्यादा एफिशिएंट इंजन कौन सा होता है, तो ज्यादा एफिशिएंट इंजन कौन सा होता है, 4 स्ट्रोक। तो आजकल कौन से इंजन का ही यूज ज्यादा करते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन का यूज ज्यादा किया जाता है ना, गाड़ियों में भी 4 स्ट्रोक इंजन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा लिखिए, वह पावर प्लांट जिसमें प्राइम मूवर के रूप में डीजल इंजन का यूज करते हैं, डीजल इंजन का यूज करते हैं, डीजल पावर प्लांट कहलाता है। डीजल पावर प्लांट कहलाता है। नेक्स्ट के, इस प्लांट में फ्यूल के रूप में डीजल का यूज करते हैं। इसलिए इसकी रनिंग कॉस्ट सबसे अधिक होती है, इसलिए इसकी रनिंग कॉस्ट सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, इसमें लुब्रिकेटिंग कॉस्ट हाई होती है, इसमें लुब्रिकेटिंग कॉस्ट हाई होती है। नेक्स्ट, इस प्लांट की कैपिटल कॉस्ट सबसे कम होती है, इस प्लांट की कैपिटल कॉस्ट सबसे कम होती है। नेक्स्ट, इस प्लांट को स्टैंड बाय या पीक लोड या मोबाइल प्लांट
के रूप में यूज करते हैं, मोबाइल प्लांट के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट, इस प्लांट को स्टार्ट करके सिंक्रोनाइज करने में हाइड्रो पावर प्लांट के इक्वल ओनली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट के इक्वल ओनली 5 to 10 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट, इसकी एफिशिएंसी 35% होती है। इसकी एफिशिएंसी 35% होती है। नेक्स्ट, ये प्लांट स्मॉल कैपेसिटी प्लांट होते हैं। इसमें डीजल इंजन प्लांट की कैपेसिटी को लिमिट करता है। डीजल इंजन प्लांट की कैपेसिटी को लिमिट करता है। क्योंकि डीजल इंजन 75 किलोवाट से, ये लिख लो 75 किलोवाट से 3750 किलोवाट रेटिंग तक ही डिजाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट, इसमें अल्टरनेटर की रेटिंग, इसमें अल्टरनेटर की रेटिंग 25 kVA से 5000 kVA, 25 kVA से 5000 kVA एट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर होती है। एट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर होती है। नेक्स्ट, इसमें सैलिएंट पोल अल्टरनेटर, इसमें सैलिएंट पोल अल्टरनेटर का यूज करते हैं। इसकी स्पीड 214 आरपीएम, 214 आरपीएम से 1000 आरपीएम तक होती है। 1000 आरपीएम तक होती है। नेक्स्ट, इस प्लांट की लाइफ 15 से 20 ईयर, 15 से 20 साल। एंड इरेक्शन पीरियड, प्लांट को लगाने में कितना समय लगता है उसको इरेक्शन पीरियड बोलेंगे। इरेक्शन पीरियड 1 to 2 ईयर, 1 से 2 साल होता है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट सीखिएगा
इस प्लांट का डिजाइन सिंपल, इस प्लांट का डिजाइन सिंपल एंड साइज स्मॉल होता है। इसमें स्टैंड बाय लॉस नहीं होता है, नो स्टैंड बाय लॉस। इसमें स्टैंड बाय लॉस नहीं होता है। ठीक, स्टैंड बाय लॉस इसमें यहां पे नहीं होता है। उसके बाद में नेक्स्ट सीखिएगा, इस प्लांट में डीजल इंजन में कंप्रेशन इग्निशन का यूज करते हैं, कंप्रेशन इग्निशन का यूज करते हैं। इसलिए इसमें अलग से कंप्रेसर प्लांट इंस्टॉल करना पड़ता है, अलग से कंप्रेसर प्लांट इंस्टॉल करना पड़ता है। छोटे डीजल इंजन में नहीं पड़ जरूरत रहती, सिर्फ प्लांट वगैरह में फैक्ट्री में अगर लगा रहे हो ना, तो वहां पे कंप्रेसर प्लांट लगाना पड़ता है। छोटे इंजन जो होते हैं उसको कैसे हाथ से, देखिए वो घुमाते हैं ना, हाथ से घुमा के स्टार्ट कर देते हैं। तो छोटे इंजन जो यूज करते हैं घरों में, उनमें या फिर शॉपिंग मॉल्स वगैरह में, उसमें हाथ से घुमा के स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट किए, इसमें एयर कंप्रेशन रेशियो, इसमें एयर कंप्रेशन रेशियो वो लिखिए 15:1 से 25:1 होता है। 15:1 से 25:1 होता है। उसी में ब्रैकेट में लिख लीजिए, यह सिलेंडर के वॉल्यूम और कंप्रेस्ड एयर के वॉल्यूम का रेशियो होता है। सिलेंडर के वॉल्यूम और कंप्रेस्ड एयर के वॉल्यूम का रेशियो होता है। ठीक है, तो ये सिलेंडर के वॉल्यूम, सिलेंडर का कितना वॉल्यूम है और उसको कंप्रेस किए तो फिर कंप्रेस्ड एयर का कितना वॉल्यूम है, दोनों का रेशियो होता है। उसके बाद में नेक्स्ट किए, इसमें एयर फ्यूल रेशियो, इसमें एयर फ्यूल रेशियो 15:1 होता है। 15:1 होता है। नेक्स्ट, इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड इंजन की कूलिंग के लिए कूलिंग वाटर को सर्कुलेट करते हैं, कूलिंग वाटर को सर्कुलेट करते हैं। कूलिंग के लिए कूलिंग वाटर को सर्कुलेट करते हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट लिख लीजिए एक दो लाइन और। 4 स्ट्रोक इंजन में फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए, 4 स्ट्रोक इंजन में लोअर स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, लोअर स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, लोअर स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। सेकंड लिखिए, हायर एफिशिएंसी, हायर एफिशिएंसी more effective lubrication, more effective lubrication, more effective lubrication, less noise, simple and better cooling होती है, simple and better cooling होती है। नेक्स्ट, लार्ज, अलग से दिया, अलग से पॉइंट है ना, ये हो गया इसका, अलग से पॉइंट लिखिए। लार्ज आउटपुट पावर के लिए मल्टी सिलेंडर, लार्ज आउटपुट पावर के लिए मल्टी सिलेंडर वर्टिकल इंजन, मल्टी सिलेंडर वर्टिकल इंजन एंड स्मॉल आउटपुट पावर के लिए, स्मॉल आउटपुट पावर के लिए हॉरिजॉन्टल इंजन का यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल इंजन का यूज करते हैं। पावर स्टेशन में 6 या 8 सिलेंडर के इंजन को कॉमनली यूज करते हैं, 6 या 8 सिलेंडर के इंजन को कॉमनली यूज करते हैं। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब गैस पावर प्लांट देखते हैं यहां पे। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं गैस पावर प्लांट। तो गैस पावर प्लांट किसको बोलते हैं? तो जिस पावर प्लांट में हम गैस टरबाइन यूज करते हैं। तो गैस टरबाइन एज अ प्राइम मूवर यहां पे है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं यहां पे? गैस पावर प्लांट। तो गैस टरबाइन का यूज कर रहे हैं, इसलिए गैस पावर प्लांट इसको बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि गैस टरबाइन जो है ये किस प्रकार की टरबाइन यहां पे होती है। तो जो गैस टरबाइन है इसका जो ऑपरेशन होता है, इसका जो ऑपरेशन है वो सेम स्टीम टरबाइन के समान है। तो स्टीम टरबाइन के समान ही इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है कि हमने स्टीम टरबाइन में देखा था कि नोजल से क्या होता है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर की जो स्टीम है वो एंटर करती है। तो सेम वही यहां पे स्टीम की जगह क्या होता है, स्टीम को हम क्या करते हैं, स्टीम को हम क्या करते हैं, ड्राई। स्टीम को टेम्परेचर इंक्रीज करके क्या कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं। ठीक, तो ड्राई स्टीम होती है जिसका टेम्परेचर क्या है, हाई है,
और प्रेशर भी क्या है, हाई है। तो सेम फंक्शन कौन करेगा यहाँ पे, एयर करेगी। तो ये जो टरबाइन होती है, इस टरबाइन में हम क्या यूज करते हैं, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की एयर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो एयर का प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 4 to 5 टाइम्स होता है, और जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 800 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर यहाँ पे इसका होता है। ठीक, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की एयर जब यहाँ पे नोजल से एंटर करती है तो टरबाइन की ब्लेड पर क्या करती है, वो एक्सपेंड करती है, और जब टरबाइन की ब्लेड पर एक्सपेंड करती है, हाई वेलोसिटी अटेंड करती है, तो उस समय वो हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो सेम वही प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे गैस टरबाइन का होता है। लेकिन जो हमने थर्मल पावर प्लांट में स्टीम टरबाइन देखी थी, उसके एग्जॉस्ट पे हम क्या करते हैं, स्टीम को कंडेंस करते हैं। तो वो जो टरबाइन होती है वो रिएक्शन टाइप होती है, इंपल्स टाइप होती है। ठीक, और उस टरबाइन को क्या बोलेंगे, कंडेंसिंग टाइप टरबाइन, उसको कंडेंस किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो टरबाइन यूज करते हैं, ये टरबाइन होती है रिएक्शन टाइप, नॉन कंडेंसिंग टरबाइन होती है। तो समझ में आया कि दोनों में टरबाइन में क्या डिफरेंस है, कि इसके एग्जॉस्ट पर हम कंडेंस नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कंडेंसिंग टरबाइन होती है। स्टीम टरबाइन जो हमने देखी थी थर्मल पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, दोनों के एग्जॉस्ट पर हम क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसिंग टरबाइन बोलेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस दोनों में यहाँ पे रहेगा। ठीक, तो ये जो प्लांट है, ये प्लांट कैसे वर्क यहाँ पे करता है। तो ये जो प्लांट होगा इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, एक कॉमन शाफ्ट देख रहे हो यहाँ, तो यहां पे एक यूज करते हैं हम एयर कंप्रेशर, एक यूज कर रहे हैं गैस टरबाइन, और अल्टरनेटर और स्टार्टिंग मोटर। तो इन चारों को हमने क्या किया है, एक साथ मैकेनिकली कपल्ड किया है। तो ये सभी एक साथ मैकेनिकली कपल्ड हैं। तो याद रखिए, यदि पूछेगा कि किस प्लांट को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग मोटर की आवश्यकता होती है, तो गैस पावर प्लांट को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग मोटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग मोटर किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है यदि आपके पास, उसको यूज कर सकते हो, डीसी मोटर है उसको यूज कर सकते हो, कोई भी हो सकती है। सिर्फ इस मोटर का काम क्या है, इस मोटर का काम है स्टार्टिंग के समय इस पूरे शाफ्ट को रोटेट करना। ठीक है, तो उस मोटर से हम स्टार्टिंग मोटर से क्या करेंगे, सबसे पहले सप्लाई किसको दोगे आप, कहीं बाहर से आपको सप्लाई लेनी पड़ेगी, और सप्लाई लेकर उस स्टार्टिंग मोटर को दोगे, और जब वो स्टार्टिंग मोटर स्टार्ट होगी तो इस पूरे शाफ्ट को वो ड्राइव करेगी। तो उस समय हम देखेंगे जब वो पूरे शाफ्ट को ड्राइव कर रही होगी तो ये कंप्रेशर को भी ड्राइव कर रही होगी। तो ये जो कंप्रेशर है ये क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक एयर को शक करेगा। अब एटमॉस्फेरिक एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए एयर फिल्टर। अब ये कंप्रेस्ड एयर जो है वो हमारे पास में आएगी किसमें, यहां से कंप्रेस्ड एयर से किसमें आ जाएगी, कंबशन चैम्बर में आएगी। तो जब कंबशन चैम्बर में कंप्रेस्ड एयर आती है, ठीक, तो इसको यहां पे हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो इसको बर्न करने के लिए हमको क्या चाहिए, यहां पे फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल के रूप में हम किसका यूज करते हैं, जो नेचुरल गैस है, जिसको हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी बोलते हैं, जिसमें लार्ज अमाउंट में मिथेन होती है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। तो उस नेचुरल गैस का, एलपीजी गैस का या फिर मिथेन गैस का हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल। तो यदि पूछेगा गैस पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में किसका यूज करते हैं, ठीक, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, गैस पावर प्लांट। ठीक है, क्योंकि इसमें हम एज अ फ्यूल क्या यूज कर रहे होते हैं, गैस को यहाँ पे यूज करते हैं, गैस टरबाइन का यूज करते हैं। तो ये जो गैस है अपने इंडिया में तो है ना, नहीं, अपने इंडिया में तो ये नहीं मिल रही है, हमको क्या करनी पड़ती है, ये बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसी के कारण ये जो पावर प्लांट है वो बहुत कम मात्रा में आपको मिलेंगे इंडिया में, जो गैस पावर प्लांट है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इशू क्या होता है, इस गैस का होता है। ठीक है, कि ये गैस जो है हमारे इंडिया में इजिली अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो ये जो नेचुरल गैस है, एलपीजी गैस है, इसको हम बर्न करेंगे। तो इसको बर्न करके जो यहां से कंप्रेस्ड एयर आ रही है, ठीक है, उसको हीट करेंगे,
उसके टेम्परेचर को राइज करेंगे। तो प्रेशर भी उसका पहले से हाई होता है, यहां से आ रही है 4 to 5 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 4 to 5 टाइम्स प्रेशर पे आई, उसको फिर यहाँ पे गैस को बर्न करके उसको हीट किए, उसका टेम्परेचर हो गया हाई। अब हाई टेम्परेचर और प्रेशर की गैस इसमें एंटर करेगी, टरबाइन में वर्क डन करेगी, ठीक है, टरबाइन रोटेट करेगी, अल्टरनेटर को ड्राइव करेगी। जब अल्टरनेटर को ड्राइव करेगी, ठीक, तो अल्टरनेटर क्या करने लगेगा, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। तो जब ये एक बार हमारी टरबाइन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक, तो उसके बाद में ये टरबाइन ही क्या करेगी, इस अल्टरनेटर को भी और इस कंप्रेसर को भी, दोनों को ड्राइव करेगी। फिर इस मोटर की हमको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, तो उस मोटर को हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तो उसी सप्लाई को ऑफ कर देंगे, शाफ्ट कनेक्ट रहेगा, कोई इशू नहीं है, सप्लाई ऑफ है उसकी, बंद है वो मोटर, ठीक है। तो ये टरबाइन ही क्या कर रही होती है, फिर एयर कंप्रेसर को और अल्टरनेटर को ड्राइव कर रही होती है, दोनों को। अब इससे जो एग्जॉस्ट होगा उसको कंडेंस नहीं करेंगे, इससे जो एग्जॉस्ट निकल रहा है लगभग 450 डिग्री सेल्सियस पे जो गैस निकल रही है उसको हम यूटिलाइज करेंगे, उसके टेम्परेचर को। तो हमने क्या बना दिया यहाँ पे, रीजनरेटर, जैसे हमने बनाया था इकोनोमाइजर, ठीक, एयर प्रीहीटर, तो वैसे ही यहाँ पे हमने बना दिया एक रीजनरेटर। तो एग्जॉस्ट गैस के टेम्परेचर को यूज करेंगे, और जो यहाँ से कंप्रेस्ड एयर आ रही है उस कंप्रेस्ड एयर को, ठीक है, वो कंप्रेस्ड एयर क्या करेगी, उस एग्जॉस्ट एयर से हीट को रिकवर कर लेगी। तो हमारे फ्यूल की कंबशन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिड्यूस्ड हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो गैस पावर प्लांट होता है ये यहाँ पे वर्क करता है। तो इसमें फ्यूल याद रखिएगा, फ्यूल के रूप में किसका यूज करते हैं, नेचुरल गैस, मीथेन गैस का यूज करेंगे, ठीक है। और इसमें स्टार्टिंग मोटर का यूज करते हैं। टरबाइन कैसी होती है, नॉन कंडेंसिंग रिएक्शन टरबाइन इसमें होती है। कंप्रेसर कैसा होता है, रोटरी टाइप कंप्रेसर का यहाँ पे यूज किया जाता है। अब ये जो प्लांट होता है, इस प्लांट की जो एफिशिएंसी होती है वो 30 to 60% होती है। यानी कि इसमें यदि हम रीजनरेटर वगैरह का यूज नहीं करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 30%, और यदि रीजनरेटर का यूज करेंगे तो इसकी फिर एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वहां पे 60% हो जाएगी, ठीक। दूसरा, ये जो प्लांट होता है, इस प्लांट को स्टार्ट करके सिंक्रोनाइज करने में हमको बहुत कम समय लगता है। तो 10 to 15 मिनट इसको लगता है स्टार्ट करके सिंक्रोनाइज करने में। तो इसके कारण ये जो प्लांट होता है, इस प्लांट का यूज हम काय के लिए करते हैं, पीक लोड सप्लाई के लिए करते हैं। तो इस प्लांट का यूज भी काय के लिए करेंगे, पीक लोड सप्लाई। तो पीक लोड प्लांट हमारे पास में होता है एक गैस पावर प्लांट, एक होता है पंप स्टोरेज पावर प्लांट, और एक होता है डीजल पावर प्लांट, ठीक है। तो ये पीक लोड पावर प्लांट यहाँ पे होते हैं। अब ये जो हमारे पास में पावर प्लांट है ये कैसा होता है, रिलायबल। तो इसकी रिलायबिलिटी कैसी होती है, ठीक ठाक होती है। तो ये रिलायबल प्लांट यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा इसमें लिखिए इसमें लिखिए इस प्लांट मत लिखो, पहले वो लिखो इसमें किसको बोलते हैं, इसमें लिखिए, चलो लिख लो, इस प्लांट में चलेगा तो लिख लो, इस प्लांट में प्राइम मूवर के रूप में, इस प्लांट में प्राइम मूवर के रूप में गैस टरबाइन का यूज करते हैं, गैस टरबाइन का यूज करते हैं। इसलिए इसे गैस टरबाइन पावर प्लांट कहते हैं, इसलिए इसे गैस टरबाइन पावर प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट, इस प्लांट की कैपिटल कॉस्ट इस प्लांट की
कैपिटल कॉस्ट डीजल एंड स्टीम पावर प्लांट से, डीजल एंड स्टीम पावर प्लांट से हाई होती है। नेक्स्ट, इसकी रनिंग कॉस्ट डीजल पावर प्लांट से कम होती है, डीजल पावर प्लांट से कम होती है। नेक्स्ट, इस प्लांट में इस प्लांट में रिएक्शन टाइप नॉन कंडेंसिंग गैस टरबाइन, रिएक्शन टाइप नॉन कंडेंसिंग गैस टरबाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसमें फ्यूल के रूप में, इसमें फ्यूल के रूप में नेचुरल गैस, फ्यूल के रूप में नेचुरल गैस या एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस या मीथेन गैस का यूज करते हैं। क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। नेक्स्ट, इसमें रोटरी टाइप एयर कंप्रेशर का यूज करते हैं। इसमें रोटरी टाइप एयर कंप्रेशर का यूज करते हैं। एयर प्रेशर, एयर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, एयर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 4 to 5 टाइम्स होता है, 4 to 5 टाइम्स होता है। नेक्स्ट, टरबाइन से एग्जॉस्ट गैस, टरबाइन से एग्जॉस्ट गैस के टेम्परेचर को रिकवर करने के लिए, के टेम्परेचर को रिकवर करने के लिए रीजनरेटर, रीजनरेटर का यूज करते हैं, रीजनरेटर का यूज करते हैं। इससे प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, इससे प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, इस प्लांट की एफिशिएंसी,
इस प्लांट की एफिशिएंसी 30 से 60% होती है, 30 से 60% होती है। नेक्स्ट, इसे स्टार्ट करके सिंक्रोनाइज करने में स्मॉल टाइम, इसे स्टार्ट करके सिंक्रोनाइज करने में स्मॉल टाइम 10 to 15 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट, इसे पीक लोड प्लांट के रूप में यूज करते हैं, इसे पीक लोड प्लांट के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट, यह एक रिलायबल प्लांट है, यह एक रिलायबल प्लांट है। इसकी लाइफ 10 to 15 ईयर, इसकी लाइफ 10 to 15 ईयर एंड इरेक्शन पीरियड 1 to 2 ईयर, 1 से 2 साल होता है। इरेक्शन पीरियड 1 to 2 ईयर, 1 से 2 साल होता है। नेक्स्ट, इस प्लांट को स्टार्ट करने के लिए, इस प्लांट को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग मोटर का यूज करते हैं। स्टार्टिंग मोटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, गैस टरबाइन, गैस टरबाइन का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, गैस टरबाइन का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन स्टीम टरबाइन के सिमिलर होता है, स्टीम टरबाइन के सिमिलर होता है। इसमें हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की एयर जब टरबाइन के नोजल से एंटर करती है तो हाई वेलोसिटी अटेंड करके हाई वेलोसिटी अटेंड करके टरबाइन की ब्लेड पर एक्सपैंड होती है और हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है।
ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट किए, इस प्लांट में वर्किंग फ्लूइड के रूप में हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, इस प्लांट में वर्किंग फ्लूइड के रूप में हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की गैस का यूज करते हैं। पैराग्राफ चेंज से लिखिए, इस प्लांट में रोटरी टाइप एयर कंप्रेशर नॉन कंडेंसिंग रिएक्शन टर्बाइन, नॉन कंडेंसिंग रिएक्शन टर्बाइन, अल्टरनेटर एंड स्टार्टिंग मोटर, अल्टरनेटर एंड स्टार्टिंग मोटर को एक साथ मैकेनिकली कपल्ड करके, एक साथ मैकेनिकली कपल्ड करके, वो एक साथ मैकेनिकली कपल्ड करके स्टार्टिंग मोटर को वोल्टेज अप्लाई करते हैं। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग मोटर एयर कंप्रेशर को ड्राइव करती है। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग मोटर एयर कंप्रेशर को ड्राइव करती है। इसकी कंप्रेस्ड एयर को नेचुरल गैस की हेल्प से, नेचुरल गैस या एलपीजी गैस की हेल्प से कंबशन चैम्बर में, कंबशन चैम्बर में बर्न करके हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एयर में कन्वर्ट करते हैं। यह वर्किंग फ्लूइड टरबाइन को ड्राइव करता है। यह वर्किंग फ्लूइड टरबाइन को ड्राइव करता है। टरबाइन के स्टार्ट हो जाने पर, टरबाइन के स्टार्ट हो जाने पर स्टार्टिंग मोटर को ऑफ करते हैं। स्टार्टिंग मोटर को ऑफ करते हैं। क्योंकि रनिंग कंडीशन में टरबाइन, क्योंकि रनिंग कंडीशन में टरबाइन अल्टरनेटर एंड एयर कंप्रेशर
दोनों को रोटेट करती है, दोनों को रोटेट करती है। इसलिए टरबाइन की एफिशिएंसी टरबाइन मतलब लिखो प्लांट लिख लो, इसलिए प्लांट की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए प्लांट की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। तो गैस टरबाइन क्या कर रही है, रनिंग कंडीशन में अल्टरनेटर को भी वही ड्राइव कर रही है, कंप्रेसर को भी ड्राइव कर रही है। तो इसकी पावर जो है सिर्फ किसको मिलनी चाहिए थी, अल्टरनेटर को, वो पावर वो भी शेयर कर ले रहा है। ठीक, तो इसलिए इस प्लांट की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, फिर वहां पे कम हो जाएगी, है ना। तो ये होता है गैस पावर प्लांट और होता है डीजल पावर प्लांट। तो दोनों पावर प्लांट हो गए। अब इसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको कल देख लेंगे और फिर कल देखेंगे नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, अभी कन्वेंशनल सोर्स देख रहे थे, कल से नॉन कन्वेंशनल देखेंगे।